चलिए चैप्टर का नाम डालिए। अपन ने चैप्टर पढ़ लिया वर्णमाला, अपनी हो गई मात्रा और अपना हो गया वर्ण विच्छेद। ठीक है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? चैप्टर का नाम है शब्द रचना। शब्द रचना। देखिए इधर सुनो तुम ध्यान से। शब्द रचना सीखे मतलब शब्द को बनाना सीखेंगे या शब्द को जानना सीखेंगे हम? शब्द क्या होता है इसमें। तो पहले देखो एक क्वेश्चन सीधा चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले ही, व्याकरण होती है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के अंग। काय के अंग? व्याकरण। एक क्वेश्चन यही हो गया आपका, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। क्या आप जानते हैं कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? आप नहीं बताएंगे? चालू का जो बोल तो लियो करे यार, क्या शर्मा रहे हो। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। नंबर 1 होता है क्या? वर्ण। नंबर 2 होता है शब्द और नंबर 3 होता है क्या? वाक्य। ये होते हैं काय के अंग? व्याकरण के अंग होते हैं। ठीक है ना। यही जो 3 अंग हैं, ये जो तीनों के तीनों जो होते हैं, ये कहलाते हैं भाषा के अंग। भाषा के अंग। काय के अंग होते हैं? भाषा के अंग होते हैं ये। अब इतना तो आप जानते ही होंगे कि वर्णों से मिलकर बना होता है शब्द। हाँ या ना। वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से बना होता है शब्द और शब्दों के सार्थक मेल से बनता है क्या? वाक्य। हाँ या ना। तो हम ये परिभाषा यहां से लगा सकते हैं क्या? तो वर्णों के मेल से या वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। इसलिए हम कहते हैं शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मतलब शब्द काय से मिलकर बना होता है? वाक्य से, सॉरी वर्ण से। काय से? वर्ण से। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? क्लियर है? हाँ या ना। भाषा के कितने अंग होते हैं? 3। पहला, दूसरा और तीसरा वाक्य। ठीक है ना। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं आप? वाक्य के। यहाँ एक चीज और लगा सकते हैं, वर्णों के सार्थक मेल के आगे एक चीज और लिख सकते हैं हम, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। क्योंकि शब्द बनाने के लिए आप जानते हैं या तो 2 शब्द या 2 से अधिक हो, एक में तो बनना नहीं। बन जाएगा एक शब्द, एक वर्ण लिख दो, कोई शब्द बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। इसलिए क्या लिखते हैं? 2 या 2 से अधिक। अब जैसे मैंने ना लिख दिया, क्या शब्द है कि नहीं? वर्ण है ना ये तो। लेकिन भाषा के रूप में जब इसे प्रयोग करते हैं तो वह काम कर जाता है। लेकिन कहलाता तो है ना, वर्ण ही कहलाता है ना, शब्द तो कहलाता है ना। हमने इसका मान लिया कि नकारात्मक में प्रयोग होता है ये। ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से या सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द। और शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना। और वाक्य के प्रयोग से क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? अगर वाक्य सही क्रम में व्यवस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। ठीक है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, सुने। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? क्या कहा मैंने? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आप बताएंगे क्या होती है? सकते हैं अपन सब लिख लूं। अर्थ के, अब आपका तो रिवीजन ही हो रहा है ना ये। वर्णमाला में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए मैंने? अर्थ के आधार पर
भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या? शब्द। देख लिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, वर्ण क्यों नहीं होती है? जबकि हम जानते हैं कि भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। होते हैं कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं कि भाषा की अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है। वर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं रहता है। वर्ण का कोई अर्थ नहीं रहता है। समझ में आया ना? वर्ण का कोई अर्थ है, का लिख दिया तो उसका कोई अर्थ है क्या? पर शब्द का तो अर्थ निकलता है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? हाँ या ना? अब अगला क्वेश्चन सुनिए। अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं? अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं? क्वेश्चन बनाओ अपन ने, तो क्वेश्चन अपन ने अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई? अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई? काय के आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो कितनी इकाई होती है? दो। कितनी होती है? दो। एक है शब्द, दूसरा है वाक्य। एक हो जाएगी क्या? एक हो जाएगी क्या? शब्द। दूसरी हो जाएगी क्या? वाक्य। ये बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं आपको, जिससे कि देखो कुछ पिछले चैप्टर का लेके आ गए कि नहीं, तो उसका भी रिवीजन होता रहे साथ में। और क्वेश्चन आप जानते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, कहने के लिए देखो आपको मन में आ रहा हो इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं, जबकि डीप नहीं है, ये सामान्य जानकारी है। पढ़ते रहिए, इसलिए पहली बार पढ़ रहे हैं कुछ लोग पढ़ लिया है, उन्हें लगता है डीप नहीं है। डीप नहीं है। डीप तो उसे कहते हैं जब बहुत बड़ा सवाल दे दें, बहुत बड़ा, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं डीप नॉलेज। छोटा सा छोटा सवाल देना डीप नॉलेज नहीं, बेस नॉलेज कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस। अगर बेस नॉलेज अच्छी है, मान के चलिए आने वाले चैप्टर क्लियर हो जाते। समझ में आया कि नहीं आया? फिर डीप का कोई मतलब ही नहीं निकलता, सब क्लियर हो जाता। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अंग देखना। हम पढ़ रहे हैं शब्द को ही पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? शब्द। तो सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द के रूप या शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार। अब देखना है, इस मैंने आपको बताया व्याकरण के 3 अंग होते हैं, या भाषा के 3 अंग होते हैं, एक वर्ण, एक शब्द, एक वाक्य। तो वर्ण के आधार पर जो भी बन रहा था वो करे आए, एक चीज छोड़े आए। वर्ण के आधार पर एक चीज छोड़ के आए हैं हम। देखो, वर्ण के आधार पर वर्णमाला पढ़ जाए, वर्ण के आधार पर मात्रा पढ़ जाए, और वर्ण के आधार पर हम वर्ण विच्छेद पढ़ जाए। वर्ण के आधार पर एक चीज छोड़े आए, जिसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। क्योंकि आप संधि में, आप जानते हो संधि में शब्दों का टूटना नहीं होता है। संधि में वर्णों का ही टूटना चलता है कि नहीं? हाँ या ना? चलता है कि नहीं चलता है? विक्षेप चलता है कि नहीं? समास में शब्दों का टूटना चलता है। काय में? समास में। तो इसका ये मतलब है कि जैसे ही शब्द खत्म होगा तो समास पे आ जाएंगे हम। हाँ या ना? आएंगे कि नहीं? दूसरा, शब्द पढ़ लेंगे तो आप जानते कुछ शब्दों के आखिरी में शब्द जुड़ जाते हैं, कुछ शब्दों के पहले शब्द जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं। मतलब ये हुआ, ये चैप्टर खत्म हुआ तो हमारे उपसर्ग और प्रत्यय आने लगेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? तो शब्दों के पढ़ने से आने वाली चीजें क्लियर करेंगे, लेकिन एक चीज छोड़, वो मैंने बता दी आपको, उसे हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है ना? किसको? संधि को। काय के आधार पर रहती है वो? धीरे धीरे कुछ ना कुछ मैंने वर्ण पालना पढ़ा रहा था, तब मैंने संधि के उदाहरण भी दिए थे आपको। संधि स्वर बताए थे मैंने, बताए थे कि नहीं? हाँ या ना? कुछ में एग्जाम्पल भी दिए थे। तो वर्णमाला अगर आपकी अच्छी है तो संधि पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि हमने वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ी है। हम मलाने में दिक्कत और याद रखने में दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो शब्द के रूप, शब्द के 2 रूप होते हैं।
कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक को कहते हैं सार्थक शब्द, दूसरे को कहते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। अब देखना, सार्थक भी नहीं कहते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता और जिनका कोई सही अर्थ निकलता, निरर्थक भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। निरर्थक है चाय माय। अब चाय है, समझ में आ रहा है, माय कहाँ है? मेरी चाय। रोटी मोटी, जब रोटी समझ में आता है, मोटी कहाँ है? मोटी की रोटी कहते हैं कि नहीं कहते? तो जो निरर्थक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनका तो आखिरी में देखेंगे कि पढ़ना ही नहीं है, तो पढ़ना है किसी सार्थक से। तो सार्थक के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, अगला क्वेश्चन बन जाता है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर, ये खुद ही आ चुका है, ठीक है ना? तो देखिए, तो देखिए नंबर 1, नंबर 1 देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। काय के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कहां से इसकी उत्पत्ति? इसी को हम कहते हैं जन्म के आधार पर। देख सकते हैं, जन्म के आधार पर। काय के आधार पर हो गया जी? उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 लिखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर। काय के आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर। काय के आधार पर? अर्थ के आधार पर। चौथा लिख सकते हैं आप, काव्य शास्त्री। काव्य शास्त्री प्रयोग के आधार पर। और 5वां लिख सकते हैं, शब्द के विकार के आधार पर। शब्द के विकार के आधार पर। तो ऐसे कितने प्रकार हो गए? 5। क्लियर है कि नहीं? अब देखना, जब हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे होंगे, काय के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे होंगे, तो इसमें हम क्या देख रहे होंगे? किसके आधार पर देख रहे होंगे? उत्पत्ति के आधार पर हम जब शब्दों को पढ़ते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि हिंदी के शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? आप जानते हैं, तत्सम आ जाएगा। क्या जाएगा? तत्सम आ जाएगा, तद्भव आ जाएगा, देशज आ जाएगा, विदेशी आ जाएंगे, संकर आ जाएंगे। संकर को कहते हैं मिश्रित वर्ण, मिश्रित शब्द। वर्ण नहीं, मिश्रित शब्द। शब्द पढ़ना है तो शब्द आएगा, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे इसमें? देखो, थोड़ा सा बोल लो अपने, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाए क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है? उसका एक बेस बना लेते हैं। जब आप पढ़ रहे होंगे काय के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे होंगे, तो उत्पत्ति में आप क्या देख रहे होंगे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। कितने हो गए? 5। क्लियर है? नाम याद हो गए? काय के आधार पर है जी। उत्पत्ति क्या होती है और व्युत्पत्ति क्या होती है, ये भी अपन पढ़ेंगे तो बताते जाए, ठीक है ना? जिससे कि अंतर समझ में आ जाए, ठीक है ना? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? 5। पहला, ठीक है ना? कोई कोई संकर ना पढ़ के उसे मिश्रित कहता है, ठीक है ना? तो मिश्रित कोई अलग नहीं है, किसी को कहते हैं हम संकर को। क्लियर है? चला जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर।
काय के आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर हम 3 प्रकार के देखेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के देखेंगे। नंबर 1 क्या जाएगा? रूढ़, रूढ़ शब्द। कौन से शब्द? रूढ़ शब्द। नंबर 2 पे आ जाएंगे यौगिक शब्द। कौन से आ जाएंगे? और तीसरे नंबर पे आएंगे कौन से? यौगिक रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द। कौन से आ जाएंगे? पहले कौन से हुए? रूढ़ शब्द। कौन से? रूढ़ शब्द। दूसरे कौन से? और तीसरे योग रूढ़ शब्द आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? नंबर 3 पे कौन सा है? अर्थ के आधार पर। काय के आधार पर? अर्थ के आधार पर हो जाते हैं सार्थक और निरर्थक। कौन से हो जाते हैं? सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक में कौन से जाएंगे? देखिए पर्यायवाची आ जाएंगे आपके। सार्थक कौन होते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये काय में जाते हैं? सार्थक में। काय में जाते हैं? ऐसा बोल लो तुरंत, तो क्या चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है ना? कहीं याद हो जाए तो कितना अच्छा है। बोलने से ही याद हो जाए, घर जाके देख ध्यान देना ना पड़े, तो बुरा है कहा वही से जान लग जाए। तो बोल लो तो फिर नींद मत ही। हाँ तो क्या बता रहे हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने हो जाएंगे? तो कौन कौन से? सार्थक और सार्थक और सार्थक कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, ठीक है ना, समानार्थी। क्लियर है कि नहीं है? ये सारे सारे कौन से हो जाते हैं? क्लियर हुआ कि नहीं? चौथे नंबर पे पढ़ते हैं काय के आधार पर? काव्य शास्त्रीय प्रयोग के आधार पर। काय के आधार पर? अब काव्य शास्त्रीय प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 पढ़ाए होंगे यार पहले। कितने हो जाते हैं? 3। पहला, पहला कौन सा हो जाता है? जल्दी बोलो। एक तो ऐसे मत बोला करे कि जैसे हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं अपन। ठीक है ना? तो मेन शब्द उस पर फोकस किया करे जिससे याद बन जाया करे। ठीक है ना? हाँ तो पहला क्या है? अभिधा रूप। कौन सा है? दूसरा कौन सा है? लक्षणा रूप। पहला कौन सा है? अभिधा, अभिधा। और क्यों? दूसरा लक्षणा, दूसरा क्या है? और तीसरा व्यंजना। कौन सा है? कितने रूप हो गए? 3। पहला अभिधा, दूसरा दूसरा लक्षणा। लक्षण बताए वो शब्द, तुम बताओ ना लक्षण। ऐसी शब्द भी बताए का लक्षण। तीसरा व्यंजना। लक्षण बताए तुम्हारे मारेंगे, व्यंजना करे वो। समझ में आए ना? अभिधा मतलब सबसे अकेलो है, सबसे भयंकर है, अभिधा। ठीक है? फिर कब बताएगा? अब अपने आप में भैया विशिष्ट है तो कब बताएगा? लक्षण। लक्षण बताए हो तो सैन हो जाए तो कब करेगा वो? व्यंजना। पहला हो गया अभिधा, दूसरा हो गया लक्षणा, और तीसरा हो गया कोई दिक्कत? समझ में आ गया? फिर पढ़ेंगे हम क्या? शब्द के विकार। शब्द के विकार क्या? विकार मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। विकार के आधार पर हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। हाँ ऐसे मत कहना भिखारी और अभिकारी। ठीक है ना? विकारी कह रहे वाह वाह। क्या? विकारी और अविकारी। अब विकारी कौन से होते हैं इनमें पढ़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? देखो इन्हें तो यही देखो, तुम जाके आधार लिखो, ऊपर लिखो विकारी, नीचे लिखो अविकारी। पता है तनक समझ में आ जाएगा क्या पढ़ेंगे अब हम। विकार के आधार पर लिख लो विकारी और अविकारी। एक तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, जो लिखा रहा हूं ना यही में क्वेश्चन बन जाता है। सही बताइए। विकारी लिखा? विकारी में पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। लिख लो इनको। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। लिख पाए क्या? क्या क्या लिख लिया? विशेषण और
नहीं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण नीचे करो उसे, अविकारी में करो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उसमें लिखना, क्रिया विशेषण अव्यय, अव्यय, अव्यय मतलब संबंध बोधक शब्द पढ़े हैं? कौन से होते हैं? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयवादी बोधक। क्रिया विशेषण, अविकारी में क्रिया विशेषण लिखा, अव्यय लिखा, अव्यय में 3 रूप बता रहे हैं आपको, कौन कौन से? संबंध बोधक, देख लो थोड़ा रब बना लो, कब पढ़ेंगे जब चैप्टर में वो बनवा रहे हैं, लाल पढ़े में मजा आएगा उतना, ठीक है ना? क्रिया विशेषण लिखा, फिर क्या लिखा? अव्यय में कौन सा बोला पहला मैंने? संबंध बोधक, कौन सा? संबंध बोधक। दूसरा बोला समुच्चय बोधक, समुच्चय, क्या बोला मैंने? समुच्चय। और तीसरे नंबर पे बोला विस्मयवादी बोधक, विस्मयवादी बोधक। लिख पाए? हाँ या ना? देखो, जब आप संज्ञा पढ़ लोगे, अब सुनना दे इधर से, जब आप संज्ञा पढ़ लोगे, जब आप सर्वनाम पढ़ लोगे, जब आप विशेषण पढ़ लोगे, जब आप क्रिया विशेषण पढ़ लोगे, जब आप अव्यय पढ़ लोगे, जब इन शब्दों को आप पढ़ लोगे, इन सब प्रकार को पढ़ लोगे, तो निश्चित है कि अब तुम समास पढ़ पाओगे। क्या पढ़ पाओगे? क्योंकि समास पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा वह संज्ञा भी आती है, सर्वनाम भी आ जाते हैं, और विशेषण भी आ जाते हैं, और विशेषता बताने वाले भी आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, और अव्यय भी आ जाते हैं, अव्यय भाव समास ही आ जाता है पूरा का पूरा, हाँ या ना? तो आप जानते हैं जब आप विकारी और अविकारी को पढ़ लेते हैं तो समास पढ़ने में समास पढ़ सकते हैं, और जब समास पढ़ लेते हैं आप तो शब्द के बारे में सीख जाते हैं आप कि शब्द कैसे तोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, तो फिर आप उसमें पढ़ सकते हैं प्रत्यय और उपसर्ग। क्या पढ़ सकते हैं? क्लियर है या नहीं है? एक चीज बताओ आप ध्यान से थोड़ा सोच के, जैसे मैथ पढ़ते हैं, मैथ, गणित, मैथ, आप जानते हैं अंक तो होते ही है मैथ में, हाँ या ना? पर उन्हें निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई यूनिट भी होती है कि नहीं? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार होते हैं कि नहीं? शब्दों में प्रयोग जानते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, हाँ कि ना? ऐसे ही क्वेश्चन सुनिए आप, जरा क्वेश्चन नहीं, यही सुनिए जो पढ़ा रहा हूँ, कि बेकार की इकाई क्या होती है? काय की? बेकार की इकाई क्या होती है? काय की इकाई? बेकार की इकाई क्या होती है? समझ में आया? तो इसी में हम पढ़ेंगे बेकार की इकाई। तुम बेकार हो रही हो, 4 बजे नींद गई, तो किसका दे इन्हें, तो बुला लें, तुम लौट जाओ जाएंगे, पहली बेंच पे बैठ गई और हमें देख के या कोई पुरानी स्टूडेंट है, पता भी है इन्हें, कोई भी क्लास में कहीं भी बैठा है मुंह फाड़ेगा तो अपने आप ध्यान जाता, क्यों जाता है? खिंच जाते हैं हम, देख रहे हो कैसे जा रहे हैं, ऐसे खड़े हैं कि नहीं खड़े? अब हमें यहाँ पे समझ में आ रही है ऐसे क्या खड़े हैं हम, खिंच रहे हैं थे, और ये हाथ लगा ले तो हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, लेकिन हाथ नहीं लगाए तो ऐसे हो रहे हैं। अब कहूँ कि जब अगले नींद में पड़ेगी जोर से, तब जाके ऐसे हो पाएंगे हम, कि नहीं तो मुंह बंद कर लो अपना। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि पॉलीथिन लाओ, हम पोछा रख के लाओ, खुद के मुंह पे फेरो, बगल वाले के मुंह पे फेर दो, नींद नहीं आने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जहां नहीं आ रही है तो निचो दो, आया ना? तो ऐसे करके बैठो तो नींद नहीं आएगी, नींद मत यार, और आ रही है तो ऐसे करके बैठो। पहला कोरोना अच्छा था, उसमें पढ़ाने में मजा आता था, तो लास्ट लास्ट में क्या वो मुसी का बंदा रहता था, तो हम खिंचते ही नहीं थे, बढ़िया पढ़ाते रहते थे, घंटा की क्लास में 2 घंटा पढ़ा देते, कोई खींचता ही नहीं था। अब यहाँ तो क्लास का समय जैसे जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे नींदते जाएंगे, वो पढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे हम समझते जाएंगे, क्लास अंत की ओर जा रही है, छुट्टी करना अब जरूरी हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनिए ध्यान से। परिभाषा दी थी नींद में की, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो समझाया है, क्योंकि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो इसलिए थोड़ी भाषा जानते हैं शब्दों की। तो बेकारी या बेकारी पढ़ाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण,
और अव्यय, ये सारी चीज पढ़ाए। इनके आधार पर समास पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उत्तर पढ़ेंगे, सब बता दिया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा विकार की इकाई, तो विकार की इकाई क्या होती है? लिंग। क्या होती है? लिंग। क्यों? हाँ, वाच्य, काल, कारक, ये इकाई की इकाई होती है, विकार की इकाई होती है। लिख सकते हैं आप इन्हें, नहीं लिखो नीचे ही। लिंग, वचन, कारक, काल। लिंग, वचन, काल, कारक। लिंग, वचन, काल, कारक। लिंग, वचन, काल, कारक। कारक, काल, वचन, लिंग। क्या है जी? विकार की। हाँ या ना? एक क्वेश्चन आया था, सुनो, तो बेहतरीन क्वेश्चन। बोले भाषा किस प्रकार की संपत्ति है? क्या है क्वेश्चन? भाषा किस प्रकार की संपत्ति है? तुम नींद नहीं हो ना, तो ऐसे प्रश्न अंदर से उठ के आ जाते हैं। नींद जाते हैं का, हमें किस जाते हैं का, शब्द भी, क्वेश्चन भी चले जाते हैं, मतलब नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट आता रहे तो ऐसे बहुत सारे बीच बीच में क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये इतने छोटे, देखो हुआ है बेचारा, हम बगल वाले थोड़ा सा ध्यान रखा करें अपने बगल वालों का। अब यार गिर जाएगा वो, भाई अब यार एम्बुलेंस लाने पड़ेगी। ऐसा लग रहा है जैसे पिलर पर चढ़े वो। हाँ, तो मैं कौन था? भाषा किस प्रकार की संपत्ति है, क्या बता पाएंगे किस प्रकार की संपत्ति है? भाषा किस प्रकार की संपत्ति होती है? पहले जब बताओ, संपत्ति होता है तो सही अपने पास भाषा। हाँ या ना? किसी के पास अंग्रेजी है, किसी के पास उर्दू वाला बैठा है, या कन्नड़ का बैठा है, ठीक है ना, इधर तेलुगु के बैठे हैं, जो मलयालम के बैठे हैं, जो बंगाली बैठे हैं, ठीक है ना। तो अपनी अपनी विशेषता है कि नहीं है? ये बहुत मुश्किल से आई होगी चीज कि नहीं आई होगी। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, भाषा किस प्रकार की संपत्ति है? ध्यान रखना, अर्जित संपत्ति है। अर्जित, क्योंकि हमने अर्जित किया है इसे। कैसे कैसे पैदा भाई थे? कि भारत में जो पैदा होगा वो अंग्रेजी, वो हिंदी सीख के आएगा, ऐसा ही था क्या? तो जो कह रहे हैं हाँ कही, मतलब तुमने किस्मत में पहले से ही लिख दो भारत में ही जाना जाए। लाल नहीं, अब यार माता पिता चेंज होके वहां चले जाएं, भारत छोड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यूरोप। फिर अंग्रेजी ना सीखोगे? नहीं सीखोगे? कह दो हमें सर बाद हमें भी नहीं, सबने नहीं हिंदी सिखाया हमने रूल अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, और उन्हें हिंदी भी नहीं सिखाएंगे, असुना नहीं सिखाएंगे। फिर कल से करने लगे हाओ और का है। तो भाषा किस प्रकार की संपत्ति है? किस प्रकार की? अर्जित। क्लियर है? ये हमने पढ़ लिया। अब नंबर 1 पे पढ़ने जा रहे हैं, क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर। चलिए, क्या? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। क्या आया था? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर होगा क्या? 5 प्रकार के। अब मैंने आपको पढ़ाई दी है, हाँ या ना? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आओ, 5 देख लेते हैं। पहला होता है, पहला, पहले नंबर पे होता है तत्सम। क्या होता है? तत्सम। कौन सा होता है? तत्सम। नंबर 2 पर होता है कौन सा? तद्भव। तद्भव। नंबर 3 पे होता है कौन सा? देशज। नंबर 4 पे बना लेते हैं अपन कौन सा? विदेशी। और नंबर 5 पे बना लेते हैं अपन कौन सा? संकर या मिश्रित। ये वाला संकर लिखना है, बे वाली संकर मत लिख देना, नहीं भाई स्वयं प्रकट हो गए ना तो तुम्हारी पर शांतु का कथे होंगे। ये वाला संकर लिखना है, वो शक्कर वाला मत बना देना। ना बॉम्बे हो जाए में जो मंदिर में बैठे भैया जाएंगे जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। अपन पेपर निकालना है तो बाम पास हो जाएंगे अध्यात्म में अपन। ये वाला संकर, ठीक है, एक और नाम मिश्रित बगल में कर लेना।
देख पाए? अब इनमें अपन देखते हैं, देखिए एक तत्सम और एक तद्भव, इन्हें देखते हैं, ठीक है ना। देखो आप एक चीज सुनो, आपने देखा होगा तत्सम और तद्भव में बच्चे याद करते हैं कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। परिभाषा तो देखो समझ समझ में आ जाएगी, अभी यार एक और बता देंगे, ठीक है ना। वहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, परिभाषा आना है। शब्द आते हैं और पूछा जाता है इनमें कौन सा तत्सम है, ये पूछा जाता है कि नहीं, इनमें कौन सा तद्भव है, ये आएगा क्वेश्चन कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। बाकी देखो परिभाषा तो यहाँ से ले आएंगे, जैसे ये लिखा है क्या, तत्सम, क्या लिखा है ये, तत्सम। आप जानती हैं ये दो शब्दों के मिलने से बना है, तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, मतलब उसके समान, क्या, उसके समान। और इससे भी कोई मतलब ना जा जो पूछने कहूंगा हमें मतलब ही नहीं, जो तो क्या है बता, होते तो ज्ञान बता रहे हैं, क्या देखो ठीक है, लिखा है सा, सा से संस्कृत है, सा से, वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में ऐसे कैसे प्रयोग कर लिए गए उन्हें कहते हैं। तो सा से पता चल रहा है कि संस्कृत, क्या मैं कछु नहीं था तो जो हिंदी है, वे मूल शब्द, अमूल मतलब जो संस्कृत से, ठीक है ना, वो हिंदी में आकर अपना रूप परिवर्तन कर लिया है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। क्या, वे संस्कृत शब्द जिनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम, तद्भव कहते हैं। और वे शब्द जो के तो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, तत्सम। सा से संस्कृत, तो संस्कृत के शब्द, बाकी दूसरे में कौन से आ जाएंगे, रूप बदले वाले, ठीक है। कहाँ के, हिंदी तो काय से बनी है, देखो थोड़ा समझा। तुम जानते हो कि सबसे पहली भाषा जो मूल भाषा है अपनी, जो जननी है सब भाषाओं की, कौन सी है, संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई, काली आई, महाकाली। संस्कृत के बाद महाकाली, भयंकर हो यार, तुम देख रहे हो इन्हें, कहाँ ही भाषा में जा रहे हैं। वैदिक आई, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो तनक अलग से, कौन सी आई, वैदिक। वैदिक के बाद कौन सी आई, नहीं लौकिक आई, तुम की बात तो पता नहीं कब आएगी। इसके बाद आई कौन सी, पाली। फिर आई कौन सी, प्राकृत। फिर आई कौन सी, अपभ्रंश। और फिर आई कौन सी, हिंदी। और हिंदी भी बनी शॉर्ट सैनी से, पर फिर भी हिंदी लिख ले। तो देखना हुआ क्या, इधर देखो तुम, प्राकृत से बनी लौकिक, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश बना दी अपन। अपभ्रंश का ही एक रूप है जिसे कहते हैं शॉर्ट सैनी, शॉर्ट सैनी अपभ्रंश, क्या कहते हैं, अपभ्रंश का एक भाग है जिसका नाम है क्या, शॉर्ट सैनी अपभ्रंश। जब हम भाषा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको, पर सुन लीजिए अब थोड़ा सा, ठीक है ना। अपभ्रंश का एक भाग है जिसका नाम है क्या, शॉर्ट सैनी अपभ्रंश। तो शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से बनी है हिंदी, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखना हुआ क्या, कि संस्कृत के जो शब्द थे या जो वर्ण थे, ठीक है ना, मूल भाषा हो गई, जननी भाषा हो गई। अब इसका जन्म कहां से हुआ, तो मैंने आपको शायद बताया हो कि संस्कृत के वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है शंकर जी के डमरू से। काय से हुई है, शंकर जी के डमरू से। काय को से हुई है, काय से, अब शंकर जी ने डमरू बजा हो, हाँ या ना, क्यों, हाँ, तांडव किया था उन्होंने, डमरू बजाए। डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उस ध्वनि को साकार रूप में लिखने का काम कर दिया पाणिनि ने। किसने कर दिया, पाणिनि ने। संस्कृत व्याकरण के जनक कहलाते हैं ना, हाँ या ना, कौन, पाणिनि। तो डमरू की ध्वनि को लिखा है उन्होंने, इसलिए उसे देवीय भाषा कहते हैं, देवों की भाषा कहते हैं तो संस्कृत को, इसलिए वो सिद्ध भाषा है, इसलिए मंत्र सारे उसमें रहते हैं, इसलिए मंत्र को संस्कृत कहा जाता है। देव जानते हैं उस भाषा को, समझ में आया ना। हिंदी तो बिगड़ी भाषा है, कौन सी है, बिगड़ी भाषा है, बात समझ में आ रही कि नहीं।
अब हुआ क्या कि जो संस्कृत थे, संस्कृत के कुछ शब्द आगे चलकर काय में आ गए वे वैदिक में, ठीक है ना, तोड़ मोड़ के प्रयोग करके का ले आए वैदिक में। फिर वैदिक में से कुछ निकले तो कहाँ आए, लौकिक में, लौकिक से कुछ निकले तो कहाँ में आए, पाली में, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से आ गए हिंदी में, ठीक है ना। ऐसी यात्रा चलकर आए। तो कुछ तो जो के तो आ गए, जहां से चले जहां टपके, टपके मतलब जामे 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 जामे, कुछ अपना रूप बदलते हुए आते चले गए। क्या बदल दिया, रूप बदल लिया। जिन्होंने रूप बदल लिया वे हैं तद्भव, जिन्होंने रूप नहीं बदला वे हैं सारे सारे तत्सम। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ कि ना, क्लियर हुआ। तो तत्सम किन्हें कहेंगे हम, जो संस्कृत के हैं, जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे काय में आ गए, हिंदी में आ गए, उन्हें कहते हैं हम क्या, तद्भव। इन्हें संस्कृत के तो है लेकिन रूप बदल कर हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम। मुझे लगता है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मेरी सुनिए, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इनमें से तत्सम कौन सा है। अगर हमने कहीं वो शब्द देखा है तो लगा देंगे कि हाँ बहुत सरल आया है, जो आंसर है। तो मान लीजिए पेपर में अधिकतर आप देखते हैं क्वेश्चन ऐसा देते हैं, वो शब्द ही नहीं देखो हुए हमने, तो हमें लग रहा होता कि हिंदी को है कि संस्कृत को। फिर आप जानते हो हम जमात आदि कर रहे हैं, हाथ झंझर हो जाए, वही है तत्सम। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं आपको कुछ इसके ट्रिक मान लीजिए, कुछ पहचान बता दी, वो बता रहा हूँ जिनसे हम ये पहचान सकते हैं तत्सम को। समझ में आ रहा है कुछ, परिभाषा समझ में आ गई तत्सम की, और तद्भव लिख लो। तत्सम, तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं, पहला क्या था तत्सम, हाँ। तो उसके समान मतलब संस्कृत के समान, वे शब्द तो संस्कृत से जो के तो हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में जो के तो आ गए उन्हें हम कहते हैं क्या, क्या तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम। तद्भव में लिख लीजिए, तद्भव। संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होने लगे, संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया गया तद्भव कहलाते हैं। लिख लिया क्या, देखना कुछ एग्जाम्पल से समझ। इधर देखिए आप इधर इसमें, मोहन का कक्षा में प्रथम स्थान आया, कौन सा स्थान आया, क्या लिखा है प्रथम, मोहन का कक्षा में पहला स्थान आया। अर्थ तो दोनों का सेम हो रहा है कि नहीं, पर ये देखो ये संस्कृत का शब्द है, जो का तो है, ये रूप बदल लिया इसने, ये हो गया शब्द कौन सा, तत्सम। कौन सा हो गया, तत्सम। सारा संस्कृत का हो गया, बाकी बच गया कौन, तद। एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप इसे।
क्लियर? हाँ या ना? अब अगली बात क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे तत्सम और तद्भव। तो कुछ मैं आपको नियम लिखा रहा हूँ, उन्हें आप याद रखना। इतने भी कठिन नहीं होंगे और ना कठिन हैं भी, ठीक है ना? उनके आधार पर हम पहचान पाएंगे कि तत्सम है कि तद्भव है, ठीक है ना? ऐसी डालेंगे, कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? किसे? तत्सम और तद्भव को। किसको? तत्सम और तद्भव को। देखें, पहला पॉइंट देखो, पहले सुन लो, पहले सुन लो हमारी बात। संयुक्त अक्षर से शुरू होने वाले, संयुक्त अक्षर शुरू नहीं, संयुक्त अक्षर जिन शब्दों में प्रयोग होता है, कौन सा अक्षर? संयुक्त अक्षर। देखिए कब हो गई ये, कब चली गई थी? है? लग तो रहा है आत्मा कहीं गई थी। क्या कह रहे हैं अपन? क्या कह रहे हैं? संयुक्त अक्षर जानते हो? संयुक्त अक्षर जिन शब्दों में प्रयोग होता है वे अधिकांशतः तत्सम होते हैं। कौन से होते हैं? तत्सम। कौन से होते हैं? अब संयुक्त अक्षर कौन से? नहीं मैं कहूंगा, तुम रहने, मैं अच्छा कह ली थी। संयुक्त अक्षर, अब आप जानते हैं संयुक्त अक्षर तो एक ये होता है, था, रा, या, रा। ये तो होते ही हैं चार, साथ में ये भी तो होते ही होंगे। अस्त लिख दिया मैंने, ये संयुक्त अक्षर है कि नहीं है जान? ये भी तो संयुक्त अक्षर ही कहलाता है कि नहीं? हाँ या ना? अर्थ, संयुक्त अक्षर, समझ में आया कि नहीं आया? संयुक्त अक्षर ये भी तो इससे ही बने हैं ना। आधा और पूरा है कि नहीं है जान? कल पढ़ाए थे कि नहीं? आधा और पूरा है कि नहीं है? क्यों पहले? हाँ, चाहे में भी तो आधा और पूरा है, संयुक्त अक्षर हुआ कि नहीं? तो जिन शब्दों में संयुक्त अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, अधिकांशतः, 100% नहीं कह रहे, अधिकांशतः क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, संस्कृत के होते हैं। काय के होते हैं? संस्कृत के। और देखिए, अक्ष, यक्ष, हस्त, सब आप देख रहे हैं संस्कृत के ही हैं कि नहीं है? लिखो इसमें, दिखा देते हैं इसकी, लिखो पहला पॉइंट करके लिखो। संयुक्त अक्षर से बने शब्द से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। एग्जाम्पल ऊपर के लिख लेना। अस्त, अर्थ, अक्ष, हस्त, आम्र, आम को कहते हैं कि नहीं कहते? इन शब्द में संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर उसे कहते हैं जिसमें एक आधा और एक पूरा होता है। एक आधा और एक पूरा होता है। कल बताए थे, जैसे ये छा है, काय से मिलकर बना है? का प्लस का, का आधा है, सा पूरा है कि नहीं? तो आधा और पूरा, ये भी तो आधा पूरा आधा पूरा आधा आधा, खबरें कौन से हो गए? संयुक्त अक्षर हो गए ना। अधिकांश था। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? कि नहीं आया?
बाकी हिंदी को कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब सुनो थोड़ा सा, सारी स्टूडेंट सुनो। आज आपकी शाम को लाइव क्लास चलेगी रीजनिंग, आएगी? अरे जो नहीं आ रहा समझ में, देख लें, जाओ, मतलब नहीं। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आर तो समझ में आ रहा है ना, आर फॉर, समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ लेना आप, ठीक है ना। 9 के बाद चलेगी, 9 के बाद। कितने के बाद? 9 के बाद। तो जहां पाए जहां जाइयो, और जहां पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ना आ पाए, भाई घर में आ जाऊंगो, बस पढ़ा देंगे।